आई होप आप सब खैरियत से होंगे और काम कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और अपनी साइनॉप्सिस के ऊपर भी काम कर रहे होंगे। क्योंकि आप साइनॉप्सिस डेवलप कर रहे हैं, उसका एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कि आपने कौन सी स्टडी को यूज़ करना है अपनी रिसर्च के लिए। तो आज हम थोड़ा सा स्टडीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आज फिर हम थोड़ा सा एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले मैंने आपको इससे पहले पढ़ा चुका हूँ कि आमतौर पर स्टडीज़ दो तरह की होती हैं। एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी आपको बहुत से आंसर देती है कि ये लोग क्यों अफेक्ट हुए, कब अफेक्ट हुए, कैसे अफेक्ट हुए, किस जगह अफेक्ट हुए, लेकिन वो क्यों का जवाब नहीं दे सकती। इसलिए हम आमतौर पर एनालिटिकल स्टडीज़ को अम, 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 अपनी रिसर्च का हिस्सा बनाते हैं ताकि हम क्यों का जवाब न ले सकें। हमारा मकसद एक ही होता है कि हम कॉज ऑफ डिजीज़ या अपनी हेल्थ इंटरवेंशन जो हमने की है उसको एनालाइज कर सकें। अम, जैसे कि आमतौर पर डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के अंदर हम जगह का कर सकते हैं, कितने लोग अफेक्ट हुए, प्रेवलेंस देख सकते हैं, इंसिडेंस देख सकते हैं। एनालिटिकल स्टडीज़ के अंदर एक्चुअली आप दो ग्रुप ऑफ पीपल का कंपैरिजन कर सकते हैं, डिजीज़ के साथ और विदाउट डिजीज़। जिनके एक के अंदर डिजीज़ है, दूसरे के अंदर नहीं है, तो ऐसा क्यों है? तो वो एक्सपोज़र और कॉज़ का आपस में लिंक डेवलप कर सकता है। ये हमें आंसर दे सकता है कि क्यों कुछ लोग डिजीज़ डेवलप करते हैं, कुछ नहीं, और कितनी देर तक ये एक्सपोज़र या कितना स्ट्रॉन्ग ये एक्सपोज़र और आउटकम के दरमियान रिश्ता है। तो इसके लिए हम डिफरेंट स्टडीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कोहोर्ट स्टडी है, केस कंट्रोल स्टडी है या इंटरवेंशनल स्टडी है। ये हम आम तौर पर यूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए। अम, अब जो एपिडेमियोलॉजी का मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप एक कंडीशन क्यों डेवलप करते हैं, उस कंडीशन के पीछे क्या-क्या फैक्टर हैं जिन्हें हम आमतौर पर रिस्क फैक्टर कहते हैं। उन रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, ये सब हमारा एनालिटिकल स्टडी के अंदर आता है। तो एनालिटिकल स्टडी या एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ हमें क्या बताती हैं? ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस और पेशेंट आउटकम के दरमियान कि उसके सर्वाइवल के कितने चांसेस हैं। ये देखती है कि जेनेटिक अफेक्ट या नॉन जेनेटिक अफेक्ट क्या है इन्फेक्शियस डिजीज़ और क्रॉनिक डिजीज़ के पर्सपेक्टिव में। ऑक्यूपेशन का क्या अफेक्ट है या आपके इन्वायरमेंट का क्या अफेक्ट है आपकी हेल्थ के ऊपर। आपके बिहेवियर का, लाइफ बिहेवियर का क्या इफ़ेक्ट है, जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल कंज़प्शन वगैरह हो गई, आपका एनवायरनमेंट हो गया, उसका क्या इफ़ेक्ट है, और उस बिहेवियर को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। ये सब आपकी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ यूज़ करती हैं, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में आ सकता है। इसके अलावा बहुत सी आती है, जैसे एनवायरनमेंटल फैक्टर, कि एक इन्फेक्शियस एजेंट को क्या ख़ास एनवायरनमेंट चाहिए अपनी ग्रोथ करने के लिए। बिहेवियर फैक्टर हो गया, जैसे अल्कोहल हो गई, स्मोकिंग हो गई। इसके अलावा उसके जेनेटिक फैक्टर हो गए, जैसे सेक्स हो गया, उसकी एज होगी, स्किन होगी, फैमिली हिस्ट्री हो गई। ये इसके अलावा दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, एक सोशल एपिडेमियोलॉजी, एक लाइफ कोर्स एपिडेमियोलॉजी होती है। सोशल एपिडेमियोलॉजी आपके सोशल एनवायरनमेंट को कवर करती है कि सोसाइटी का, ये सोशल एस्पेक्ट का क्या इफेक्ट है आपके हेल्थ के ऊपर या आपके आउटकम ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। और लाइफ कोर्स एपिडेमियोलॉजी ये देखने की कोशिश करती है कि इंडिविजुअल आपके थ्रू आउट द लाइफ टाइम में कौन कौन सा एक्सपोजर लेता है जिसकी वजह से उसे सर्टेन डिजीजेस हो सकते हैं। तो ये आमतौर पर, लेकिन हमारा इवेंचुअल जो हमारा जो डिज़ायर होती है वो यही होती है कि हम डिजीज़ और एक्सपोजर के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप कर सकें। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी देखते हैं कि जैसे अगर कोई लैब के अंदर एक साइंटिस्ट किसी चीज़ का इफेक्ट देखना चाह रहा है, तो वो क्या करता है, एक लैब एक्सपेरिमेंट डेवलप करता है जिसमें एक में वो कुछ कंट्रोल दे देता है, एक में वो जिस चीज़ को उसने चेक करना है वो दे देता है, और फिर उनके डिफरेंस, और एक कोशिश करता है कि लैब कंडीशन सेम रहे दोनों ग्रुप्स के लिए, और फिर वो देखता है कि क्या इफेक्ट हुआ है। सेम प्रिंसिपल अफेक्ट होता है एपिडेमियोलॉजी के अंदर। एपिडेमियोलॉजी के अंदर भी अगर आप इंटरवेंशन स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, तो आपको उसी तरह एक लैब के अंदर या किसी को आपको एक सर्टेन चीज़ देनी पड़ेगी, किसी को नहीं। तो ये आपके
सेम चीज़ होती है, जो प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, जो आप लैब में अप्लाई करते हैं। इन्हीं सेम प्रिंसिपल्स को देखते हुए जेम्स लिंड ने 1747 के अंदर स्कर्वी का कॉज़ निकाला था कि स्कर्वी का अगर आप उनको सिट्रस फ्रूट्स दे दें उनको जैसे आपको पता है स्कर्वी कैसे डायग्नोज़ हुई थी उसका कॉज़ कैसे पता लगा था कि लोग जब शिप पे जाते थे, स्कर्वी डेवलप करके मर जाते थे। तो जेम्स लिंड ने कहा कि अगर आप उन्हें सिट्रस फ्रूट्स देंगे जाने से पहले तो कुछ लोगों को उसने सिट्रस फ्रूट दिए और कुछ को नहीं दिए। जिनको दिए उन्होंने स्कर्वी डेवलप नहीं की और जिन्हें नहीं दिए उन्होंने स्कर्वी डेवलप कर ली। तो ये आम तौर पर बेसिक प्रिंसिपल है आपका ऑब्जर्वेशनल स्टडी के अंदर या इंटरवेंशनल स्टडी के अंदर। अम, इसके बाद हम देखते हैं कि इकोलॉजिकल स्टडीज़ क्या होती है। इकोलॉजिकल स्टडीज़ ये होती है कि आपने एक्सपोज़र को और डिज़ीज़ को पॉपुलेशन के अंदर कंपेयर करते हैं रादर दैन इंडिविजुअल। नॉर्मल स्टडीज़ के अंदर आप सिर्फ इंडिविजुअल के अंदर उसे कंपेयर करते हैं, लेकिन इकोलॉजिकल स्टडीज़ के अंदर आप एक पॉपुलेशन के अंदर उसको स्टडी करते हैं किसी भी एक्सपोज़र और डिज़ीज़ को और फिर देखने की कोशिश करते हैं क्या वो पूरी पॉपुलेशन को अप्लाई हुआ है कि नहीं। इससे पहले हमने एक हेलिकोबैक्टर पाइलोराई का केस पढ़ा था कैंसर के अंदर, गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर कि मोर्टेलिटी हेलिकोबैक्टर पाइलोराई और गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी कितनी है, गैस्ट्रिक कैंसर मोर्टेलिटी वो बड़ी हाई थी। उसके बाद सेम स्टडी कंडक्ट की गई डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जिसमें 17 सेंटर्स थे यूएसए के और जापान के और 11 डिफरेंट कंट्रीज़ थी यूरोप के अंदर। इवेंचुअली उन्होंने ये देखा कि मोर्टेलिटी गैस्ट्रिक कैंसर की 6 टाइम्स ज़्यादा है उन पॉपुलेशन के अंदर जहाँ हर कोई पाइलोराई से इन्फेक्टेड है एज़ कम्पेयर टू जहाँ इन्फेक्शन नहीं है। जहाँ इन्फेक्शन थी वहाँ गैस्ट्रिक कैंसर से मोर्टेलिटी की परसेंटेज तकरीबन 6 टाइम्स ज़्यादा थी। तो हम ये कह सकते हैं कि हेलिकोबैक्टर पाइलोराई की इन्फेक्शन आपकी गैस्ट्रिक कैंसर की मोर्टेलिटी के चांसेस 6% इंक्रीज या 6 टाइम्स इंक्रीज कर देती है एज कम्पेयर टू अदर वन। इसके बाद हमारी दूसरी है क्रॉस सेक्शन स्टडी। जैसे मैंने आपको बताया क्रॉस सेक्शनल स्टडी आमतौर पर स्नैपशॉट स्टडी होती है, एक वक्त के अंदर हम उसको देखते हैं और ये क्या करती है, ये एक्सपोजर और हेल्थ के आउटकम के बारे में आपको बताती है एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम। अगर जिसके बहुत से ड्रॉबैक्स भी हैं लेकिन इसके बहुत से यूजेस भी, जैसे ये आपकी फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन है, आप इसका डाटा इकट्ठा करते हैं एक्सपोजर और डिजीज़ का, तो आपके आउटकम 4 हो सकते हैं। एक्सपोजर भी है और डिजीज़ भी है, एक्सपोजर है लेकिन डिजीज़ नहीं है, एक्सपोजर नहीं है लेकिन डिजीज़ है और ना एक्सपोजर है ना डिजीज़ है। तो ये आपके 4 आमतौर पर आउटकम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टडी हुई थी गोवा के अंदर जहां उन्होंने इनवाइट किया था 16 से 24 साल के रूरल और अर्बन कम्युनिटीज़ के अंदर ये देखने के लिए कि उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी कितनी है। तो जो अब उन्होंने इनवाइट किया तो इनविटेशन के 95% लोग वहाँ आ गए और उन्होंने देखा कि ओवरऑल 3.9% ऑफ द 3662 पार्टिसिपेंट्स इनमें से तकरीबन 3.9% या तकरीबन 4% ने इंडिकेट किया है अपना सुसाइडल बिहेवियर प्रीवियसली 3 मंथ्स के अंदर। और जो मल्टीपल फैक्टर्स उन्होंने इंटरव्यू से निकाले सुसाइडल बिहेवियर के, उसके अंदर फीमेल जेंडर थी, नॉट अटेंडिंग स्कूल था एंड एक्सपीरियंस ऑफ सेक्सुअल या रीसेंट फिजिकल अब्यूज, ये 3 या 4 चीज़ें थी जो उन्होंने रिस्क फैक्टर निकाले। अब इस केस के अंदर ये क्रॉस सेक्शन स्टडी डिस्क्रिप्टिव भी है और एनालिटिकल भी है। डिस्क्रिप्टिव ये कि उसने स्कोप ऑफ प्रॉब्लम बताया है कि सुसाइडल बिहेवियर कितना कॉमन है, 3 पॉइंट तकरीबन 4% इन 3662 पार्टिसिपेंट्स के अंदर तकरीबन 4। और उन्होंने एनालिटिकल भी दिया है कि उन्होंने ये भी बताया है कि इसके कॉजेज नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, जैसे जेंडर है, इसका स्कूल ना जाना है, रीसेंट सेक्सुअल अब्यूज़ है। तो ये उसके उस उन्होंने 7 फैक्टर्स भी बताए, वजह भी बताई। तो ये डिस्क्रिप्टिव भी थी और एनालिटिकल भी थी। अच्छा, इस स्टडी का की फीचर ये था कि यंग पीपल जो रिक्रूट हुए थे वो इस बुनियाद पर नहीं हुए थे कि उन्होंने सुसाइडल बिहेवियर दिखाया था, इस बुनियाद पर नहीं हुए थे। अगर आपको पता हो कि ये पॉपुलेशन में ये चंद लोग हैं या ये 50-60 लोग हैं जो सुसाइडल बिहेवियर इनके अंदर है, टेंडेंसी है, और आप उन्हीं लोगों को बुला लें तो ये आपकी सिलेक्शन बायस हो जाती है।
ले इस स्टडी के अंदर उन्होंने जिन लोगों को बुलाया, इन्हें पता नहीं था कि उनके अंदर सुसाइडल बिहेवियर है या नहीं है। इसलिए इस स्टडी के अंदर कोई सिलेक्शन बायस नहीं था, वरना नॉर्मली क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर कहीं न कहीं आपका सिलेक्शन बायस आ जाता है, जहाँ आप रिक्रूट कर लेते हैं ऐसे लोगों को जिनके बारे में आपको नॉलेज होता है कि इनके अंदर ये स्पेसिफिक बिहेवियर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप में से कुछ लोग स्टडी कर रहे हैं मेरे ख्याल में स्मोकिंग के ऊपर या ड्रग यूज़ के ऊपर। अब अगर आप क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हुए उन्हीं लोगों को सिर्फ़ बुला लें जिनका ड्रग यूज़ है, तो आप उनके फैक्टर्स को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाएँगे। या अगर आपको पता लग जाए कि जी यूनिवर्सिटी जाना या फॉर एग्ज़ाम्पल फीमेल होना, या नहीं ये भी सही एग्ज़ाम्पल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पता लग जाए कि उम, अ, वो बंदा जो नॉस्टैल्जिया जिसे घर ज़्यादा याद आता है हॉस्टल के अंदर, उसको ड्रग यूज़ की टेंडेंसी उसके अंदर ज़्यादा है। तो जब आप स्टडी करने लगे और आप उन्हीं लोगों को सिर्फ़ बुला लें जो नॉस्टैल्जिया के मरीज़ हों, तो आप तो ओवरऑल आपका जो सा रिज़ल्ट है वो बायस्ड रिज़ल्ट होगा। अच्छा, कई दफ़ा क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर जब आप एक्सपोज़र और आउटकम देख रहे होते हो, आपको नहीं पता होता कि पहले एक्सपोज़र आया है या आउटकम आया है। आउटकम ने एक्सपोज़र कॉज़ किया है या एक्सपोज़र ने आउटकम कॉज़ किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक स्टडी देख रहे हैं, आपको पता है कि पीपल जो एक्सरसाइज़ नहीं करते, वो मोस्ट लाइकली डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं, ये आपको पता है। अब आपको लेकिन ये नहीं पता कि क्या डिप्रेशन की वजह से लोग एक्सरसाइज़ नहीं करते? क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत से लोग जब डिप्रेशन में जाते हैं, तो वो एक्सरसाइज़ करना छोड़ देते हैं। ये एक्सरसाइज़ लीड्स टू डिप्रेशन, यानी कि ईदर ए कॉज़ द बी और बी कॉज़ द ए। तो ये आपको कई दफ़ा इन्फॉर्मेशन नहीं होती और ये बड़ा मेजर प्रॉब्लम है केस एंड कंट्रोल स्टडी का। इसे हम कहते हैं रिवर्स कॉज़ैलिटी, यानी कि रिवर्स कॉज़ैलिटी एक दूसरे को भी अफ़ेक्ट करता है और दूसरे पहले को भी अफ़ेक्ट कर सकता है। अम, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर ये होती है कि प्रेवलेंट ऑफ डिजीज़ बता देते हैं, इनके जो जो केसेस या जो डिजीज़ ऑलरेडी या जो टेंडेंसी ऑलरेडी कम्युनिटी के अंदर मौजूद होती है, केस कंट्रोल स्टडी सिर्फ उसे ही बता सकता है। वो किसी नई डिजीज़ को, किसी नए टेंडेंसी को डेवलप नहीं कर सकता, क्योंकि उसने बेसिकली एक एक्सपोज़र और आउटकम के दरमियान रिश्ते देखना होता है। अब ज़रा ऊपर वाली स्टडी पे आएँ जो आपने बता हमने पहले डिस्कस की गोवा वाली। अब ये 2 क्वेश्चन्स हैं कि इज़ देयर एनी प्रॉब्लम विद द टाइम डायरेक्शनलिटी ऑफ द लिंक बिटवीन जेंडर, लाइफटाइम सेक्सुअल अब्यूज़ एंड नॉट अटेंडिंग द स्कूल एंड द सुसाइडल बिहेवियर, कि क्या इन दोनों का कोई टाइम और डायरेक्शन का आपस में लिंक है? दूसरा, आर द यंग अडल्ट स्टडीज लाइकली टू बी द टिपिकल ऑफ ऑल यंग अडल्ट्स इन गोवा इंडिया, क्या वो टिपिकल ऐसे ही हैं? अच्छा, अच्छा, अब अनलाइकली टाइम और डायरेक्शन का रिलेशनशिप जेंडर और सेक्सुअल अब्यूज के साथ नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल अब्यूज उन्हें उस टाइम नहीं हुई जब आप इंटरव्यू करे, तो वो माजी में हुई और आपको उसका इल्म नहीं था। जेंडर का भी नहीं हो सकता, ये रिवर्स कॉज़ैलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि जेंडर ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम वो सेम है, वो चेंज नहीं हुई, जेंडर सेम है, फीमेल या मेल वो सेम है। इसी तरह सेक्सुअल अब्यूज़ रीसेंट पास्ट के अंदर हुआ, आपको उसका इल्म नहीं है, तो वो रिवर्स कॉज़ैलिटी कॉज़ नहीं कर पा रहा। द ओनली द सिर्फ़ यहाँ प्रॉब्लम सुसाइडल के अंदर है, वो तीसरा है कि नॉट अटेंडिंग स्कूल। क्या सुसाइडियल बिहेवियर की वजह से वो स्कूल नहीं जा रहे, कि जिनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी है उस वजह से वो सोशली मिलना-जुलना नहीं चाहते, इसलिए वो स्कूल नहीं जा रहे, या स्कूल ना जाने की वजह से उनके अंदर सुसाइडल बिहेवियर डेवलप हुआ? तो ये सिर्फ़ ओनली इस स्टडी के अंदर एक फैक्टर है जिसके अंदर रिवर्स कॉज़ैलिटी है, बाकी 2 के अंदर रिवर्स कॉज़ैलिटी नहीं है। ये आपकी क्रॉस सेक्शनल स्टडी आ गई। दूसरी अब आके होती है कोहोर्ट स्टडी। कोहोर्ट स्टडी जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, आपने मेन चीज़ जो देखनी होती है वो ये होती है कि आपका आउटकम कैसा है। क्या एक्सपोज़र ने आउटकम कॉज़ किया है या एक्सपोज़र ने आउटकम कॉज़ नहीं किया। इस केस के अंदर आप कोहोर्ट स्टडी को लेते हैं। उसे आम तौर पर आप पर्सपेक्टिव कोहोर्ट या लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी कहते हैं।
ये लॉन्ग टर्म स्टडी होती है, सालों चलती है, जिसके अंदर आपको रिस्क फैक्टर्स के बारे में मालूम होता है कि इस आउटकम के रिस्क फैक्टर क्या हैं। इसमें आप एक पॉपुलेशन को ले लेते हैं, अगर मैं आपको इसका कहीं डायग्राम दिखा सकूँ कि इसमें होता क्या है। ये आप पॉपुलेशन लेते हैं, फिर उसमें से आपको नहीं पता होता उस वक़्त तक कि एक्सपोज़्ड कौन से हैं और नॉट एक्सपोज़्ड कौन। जब आपने पॉपुलेशन ले ली, उसके बाद आप देखते हैं कि इनमें से एक्सपोज़ कितने हैं, नॉन एक्सपोज़ कितने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आउटकम इंटरेस्ट आउटकम में है लंग कैंसर के अंदर, और आप एक्सपोज़र देख रहे हैं स्मोकिंग का। अब आप एक पॉपुलेशन ले लेते हैं बहुत सारी, उसमें से जब आप इंटरव्यूज़ करते हैं, कुछ स्मोकर्स होते हैं, कुछ नॉन स्मोकर्स होते हैं। फिर आप उन्हें ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम ऑब्जर्व करते हैं। फिर आप देखते हैं क्या जो स्मोकर्स थे उनमें से लंग कैंसर कितनों ने डेवलप किया और कितनों ने नहीं डेवलप किया। इसी तरह जो एक्सपोज्ड नहीं थे, उनमें से कितनों ने लंग कैंसर डेवलप किया और कितनों ने लंग कैंसर डेवलप नहीं किया। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम चलती है। इसकी क्लासिक एग्जांपल फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी है। एक्सीलेंट स्टडी है, 1948 के अंदर आई। इनकी जो बेस्ट स्टडी अब तक हुई, जिसने हमें आज की इंफॉर्मेशन दी, जो हम आज चीज़ें जानते हैं, वो 1948 के अंदर फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी ने दी, जो यूएसए के अंदर हुई। उसमें उन्होंने फ्रेमिंगम टाउन को सेलेक्ट किया, यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विसेज ने, और उसके जो इंडिविजुअल सेलेक्ट किए उन्होंने 5209 हेल्दी वुमेन और मेन। आप कोहोर्ट स्टडी के अंदर पहले से जिन जो डिजीज जिन्होंने डेवलप किया होता है उन्हें रिक्रूट नहीं कर सकते, आपने हेल्दी लोगों को रिक्रूट करना होता है। तो उन्होंने हेल्दी मेल एंड फीमेल रिक्रूट किए, जिनके नंबर थे 5209, और इनकी एज थी 30 से 60 के दरमियान एज थी। उन्होंने ये टाउन इसलिए चूज किया क्योंकि इसके अंदर सिर्फ सिंगल मेडिकल फैसिलिटी थी, एक ही सर्जिकल सिंगल मेडिकल फैसिलिटी थी, और पॉपुलेशन स्टेबल थी, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी। तो इसने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप फॉलो अप अच्छा कर सकते थे इसके अंदर। स्टडी 1971 के अंदर एक्सपैंड हो गई, जिसे हम ऑफ स्प्रिंग स्टडी कहते हैं, क्योंकि वो जो अपने ओरिजिनल इंडिविजुअल लिए थे, उनके जब बच्चे हुए, उन बच्चों को भी आपने रिक्रूट किया। 5124 चिल्ड्रन को भी आपने ओरिजिनल कोहोर्ट के अंदर, और उनकी स्पाउसेस को, उनकी बीवियों को भी, अगर किसी ने बाहर शादी किया, उनके शोहर बाहर के थे, उन्हें भी रिक्रूट किया, और इसे आपने ऑफ स्प्रिंग स्टडी का नाम दिया। तो एक लंबी स्टडी थी, और इन्होंने पहली दफ़ा फिर रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया, टर्म्स रिस्क फैक्टर भी इन्होंने यूज़ करना शुरू की। स्टडी ने आइडेंटिफाई किया कि सिगरेट स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, लो लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये सब रिस्क फैक्टर हैं आपके हार्ट कंडीशन के लिए। इनको आज हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आज हमें फॉर ग्रांटेड पता है कि सिगरेट स्मोकिंग कॉज करती है, कोलेस्ट्रॉल का हाई लेवल कॉज करता है। उस वक्त इमेजिन करें किसी को ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इस 20 से 30 साल की स्टडी ने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, जिसे आज आप जानते हैं। इसके अलावा एक बड़ी स्टडी हुई थी, द यूरोपियन इन्वेस्टिगेशन कैंसर, एपिक उसे हम कहते हैं, यूरोपियन इन्वेस्टिगेशन इनटू कैंसर। उन्होंने 1995 में तकरीबन हाफ मिलियन पॉपुलेशन 10 यूरोपियन कंट्रीज के अंदर स्टडी कंडक्ट की थी। आपको ये मैंने लिंक दिया हुआ है, epic.iarc.fr, जहाँ जाके आप इस स्टडी को देख सकते हैं। इसके अलावा यूके के अंदर 1996 के अंदर एक मिलियन वुमेन स्टडी भी हुई, जिसमें बिलियन वुमेन को उन्होंने कंडक्ट किया था। लेकिन फ्रेमिंगम स्टडी उस वक्त हुई जब किसी को आइडिया नहीं था, और आज हम इस स्टडी की वजह से हम बहुत सी चीज़ों को जान सकते हैं। तो कोहोर्ट स्टडी ऑब्जर्वेशनल, तमाम ऑब्जर्वेशन डिज़ाइन जो है उसमें कोहोर्ट स्टडी जो इस बेस्ट इंफॉर्मेशन आपको देती है डिजीज़ और कॉज के बारे में। लेकिन क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, और आपका बहुत डायरेक्ट कांटेक्ट आता है आपके इंडिविजुअल्स के साथ, तो आप इजीली मेजर कर सकते हैं रिस्क का डेवलपिंग डिजीज के साथ। आमतौर पर इसमें बाइस्ड भी नहीं होता, क्योंकि आप हेल्दी पॉपुलेशन को रिक्रूट करते हैं। इसके साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये बड़ी ही कॉस्टली स्टडी होती है, और इसके अंदर आपको टाइम बहुत से चाहिए होता है। अच्छा, इसमें सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स का 2 पॉइंट्स पे इश्यू आता है। एक, हु इज़ सिलेक्टेड इनटू कोहोर्ट एट द स्टार्ट ऑफ द स्टडी, एंड हु इज़ लॉस्ट फ्रॉम द कोहोर्ट ड्यूरिंग द फॉलो
क्योंकि आपकी लंबी स्टडी होती है, आपने लॉस्ट भी इंडिविजुअल्स को करते हैं और इनिशियली आपने किसको सिलेक्ट करना है। अगर जो सिलेक्शन है वो इसकी जनरलाइज़ेबिलिटी को अफ़ेक्ट करती है आपकी स्टडी के ऊपर, कि आपकी क्या ये स्टडी का जो आउटकम है आप इसे बाकी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर सकेंगे या नहीं। और जो फ़ॉलो अप में लूज़ हुए होते हैं उसके बारे में आपको पता नहीं होता इसमें कि ईदर उन्होंने डिज़ीज़ ऑफ इंटरेस्ट डेवलप भी किया है या डेवलप नहीं किया। लेकिन इवन देन कोहोर्ट स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी जो अब तक हो चुकी है, और आपको कोहोर्ट स्टडी किसी भी डिजीज़ और उसके आउटकम के बारे में सबसे बेटर लिंक देती है। अच्छा, कई दफ़ा आप क्या करते हैं, आप रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी डेवलप करते हैं, जिसे आप कहते हैं हिस्टोरिकल कोहोर्ट स्टडी, क्योंकि जो सी प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती हैं। इसलिए आप रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी लेते हैं कि आप एक पॉपुलेशन को रिक्रूट कर लेते हैं, लेकिन इस टाइम आप हेल्दी पॉपुलेशन को रिक्रूट नहीं करते, आप ओवरऑल पॉपुलेशन को रिक्रूट करते हैं। उनमें से जिनके जो डिजीज्ड इंडिविजुअल होते हैं, आप उनसे बैकवर्ड जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने उनका माजी में एक्सपोजर क्या रहा है। इसी तरह जो हेल्दी होते हैं उनसे भी आप पूछते हैं कि माजी में एक्सपोजर क्या रहा है। तो ये, क्योंकि ये उस वक्त करते हैं कि आपने टाइम बचाना हो या अपनी कॉस्ट को बचाना हो, लेकिन ये इतनी ज़्यादा यूज़ेबल नहीं है। ये आमतौर पर उन डिजीज़ेज़ में यूज़ेबल होती है जिसका डाटा आपके पास ऑलरेडी मौजूद हो। जैसे आमतौर पर कैंसर या बहुत कॉमन इन्फेक्शियस डिज़ीज़ के बारे में आप करते हैं। अच्छा, इसके बाद कोहोर्ट स्टडी का हम थोड़ा-सा और पढ़ते हैं कि एक को हम कहते हैं केस कोहोर्ट स्टडी। केस कोहोर्ट स्टडी आमतौर पर क्या होता है, जब आप इंडिविजुअल्स को रिक्रूट करते हैं तो आप उनसे बहुत से क्वेश्चनियर्स के ऊपर बहुत सा डाटा लेते हैं, उनकी डाइटरी इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनके ब्लड सैंपल लेते हैं, यूरिन सैंपल लेते हैं। लेकिन ड्यूरिंग द कोहोर्ट स्टडी टाइम की लिमिटेशन की वजह से आप उसकी प्रॉपर ऑब्जर्व या प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर सकते उन सैंपल्स का। उन सैंपल्स को आप सेव कर लेते हैं फ्यूचर में यूज़ करने के लिए। उस इस फ्यूचर में आप उसे नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी के अंदर या केस कोहोर्ट स्टडी के अंदर यूज़ करते हैं। नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी थोड़ी बाद में बताता हूँ मैं, पहले केस कोहोर्ट स्टडी के अंदर आते हैं। केस कोहोर्ट स्टडी में क्या होता है कि आप एक सबसेट ऑफ पार्टिसिपेंट सेलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम द कोहोर्ट पार्टिसिपेंट। जो आपकी कोहोर्ट स्टडी के अंदर इंडिविजुअल्स थे, उसके अंदर से आप एक सबसेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स ले लेते हैं। उनका आप डिटेल्ड एक्सपोजर इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर लेते हैं आपकी कोहोर्ट स्टडीज़ के अंदर, और फिर आप उन लोगों को लेते हैं जिन्होंने डिज़ीज़ डेवलप किया हुआ होता है। तो जिन्होंने डिजीज़ डेवलप कर लेते हैं आपकी कोहोर्ट स्टडी के अंदर, जिन्होंने डिजीज़ डेवलप कर लिया है वो आपके यहाँ केसेस हो जाते हैं, और कोहोर्ट आपके वो लोग हो जाते हैं जो आपका सबसेट ऑफ पार्टिसिपेंट था। तो ये आपकी एक स्टडी होती है, क्योंकि आपके इसके अंदर ओरिजिनली आपके पास डाटा मौजूद होता है। अच्छा, इसके बाद हमारी है केस कंट्रोल स्टडी। कोहोर्ट स्टडी का एक ड्रॉबैक ये है कि वो रेयर डिजीज़ के लिए यूज़ नहीं होती, क्योंकि रेयर डिजीज़ में बहुत कम लोग होते हैं, आपको पता नहीं होता कि उन्होंने इवेंचुअली डिजीज़ डेवलप करेंगे भी या नहीं डेवलप करेंगे। तो कोहोर्ट स्टडी रेयर डिजीज़ के लिए यूजेबल नहीं है। रेयर डिजीज़ के अंदर आप नॉर्मली जो स्टडी यूज़ करते हैं उसे आप कहते हैं केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी के अंदर आप क्या करते हैं, आप दो ग्रुप्स लेते हैं। यहाँ मैं अगर आपको डायग्राम दे सकूँ, ये इसमें आप बैक की तरफ जाते हैं। कोहोर्ट में जो आपकी प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट थी नॉर्मली यूज थी, उसमें आप फ्यूचर की तरफ जाते थे। केस कंट्रोल में आप स्टैटिक और नॉर्मली रहते हैं या फ्यूचर की तरफ जाते हैं। इसके अंदर आप बैकवर्ड जाते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव आ जाते हैं केस कंट्रोल के अंदर। इसमें क्या कहते हैं, आप एक पॉपुलेशन ले लेते हैं। पॉपुलेशन में जो आपके केसेस होते हैं, जिनको डिजीज़ होता है, उन्हें आप केसेस बना लेते हैं, जिन्हें डिजीज़ नहीं होता उन्हें आप कंट्रोल बना लेते हैं। फिर आप एक्सपोज़र देखते हैं कि केसेस में कुछ जो आपका एक्सपोज़र ऑफ इंटरेस्ट था, जो आपका उस वो एक्सपोज़्ड हुए थे या नहीं हुए थे। इसी तरह कंट्रोल में आप देखते हैं कि एक्सपोज़्ड हुए थे या नहीं हुए थे। तो केस कंट्रोल स्टडी आपको ज़्यादातर एक्सपोज़र की इंफॉर्मेशन देती है, और ये बहुत अच्छी होती है रेयर डिज़ीज़ की एनालिसिस के लिए।
जैसे अगर हमें ये देखना है कि स्मोकिंग क्या एसोसिएटेड है लंग कैंसर के साथ या नहीं, तो आप क्या करते हैं लंग कैंसर के पेशेंट ले लेते हैं एज़ अ केसेस और हेल्दी पीपल ले लेते हैं एज़ अ कंट्रोल और फिर उनका बैकवर्ड देखते हैं क्या उनके अंदर स्मोकिंग हैबिट थी या नहीं थी। ये काम किया था एक स्टडी हुई थी 1950 में डॉल एंड हिल की। उनकी ये स्टडी बड़ी इम्पोर्टेंट स्टडी थी जिसने स्मोकिंग को बताया था कि स्मोकिंग इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर। अच्छा, उसके बाद हम अब थोड़ा-सा देखते हैं जो वो आपको बता दिया था नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी क्या होती है? नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी ये सेम होती है जैसे हमारी केस कोहोर्ट स्टडी है लेकिन इसके अंदर थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। अम, इसमें क्या करते हैं कि कोहोर्ट स्टडी से आपने जो डाटा लिया था आप वही डाटा यूज़ करते हैं। लेकिन जो आपकी केस एंड कंट्रोल स्टडी है इसे आप नेस्ट कर देते हैं कोहोर्ट स्टडी के अंदर। ये केस कंट्रोल स्टडी को आपने नेस्टेड किया होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपकी कंट्रोल स्टडी होती है कोहोर्ट स्टडी होती है। अम, यूं होता है जो कोहोर्ट स्टडी में केसेस होते हैं डिजीज जिन्होंने डेवलप कर लिया होता है उन्हें आप ले लेते हैं उन्हें आप बना देते हैं अपने केसेस और जिनको डिजीज नहीं हुआ होता उन्हें आप कंट्रोल बना लेते हैं। फिर आप उनका देखते हैं कि उनमें से कितनों ने बैक साइड पे जाके आप देखते हैं कि उनमें से कितनों को एक्सपोजर था और कितनों को एक्सपोजर नहीं था। एक और स्टडी होती है जिसे हम कहते हैं केस क्रॉसओवर स्टडी। इसमें क्या होता है आम तौर पर अ, एक ही बंदे की लाइफ के अंदर ट्रांजिएंट जो एक्सपोजर हुआ है उसका इफेक्ट क्योंकि उसने अपनी लाइफ के अंदर जो उसका एक्सपोजर हुआ है उसको देखने के लिए उसका आउटकम देखने के लिए आप करते हैं। अ, इसमें सेम केस होता है और सेम ही कंट्रोल जो केस होता है वो ही अपना कंट्रोल भी होता है। यानी कि केस उस टाइम होता है जब उसने डिजीज डेवलप कर ली एक इंडिविजुअल है फॉर एग्जांपल आप एक इंडिविजुअल हैं आप इस वक्त डिजीज डेवलप कर चुके हैं आप केस हैं लेकिन आपका जो कंट्रोल है वो आपका वो लाइफ टाइम है जहां आपको डिजीज नहीं हुआ था। ठीक है जहां आपको डिजीज नहीं हुआ था उस वक्त के आप कंट्रोल केस हैं और जब आपको डिजीज हो गया तो वो आप कंट्रोल हैं। तो सेम इंडिविजुअल को आप केस और कंट्रोल के तौर पे यूज करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि एक तो आपको फॉलो अप में लॉस्ट नहीं हो पाती आपको ज़्यादा रिक्रूटमेंट नहीं करनी पड़ती और आपको कंडीशंस भी चेंज नहीं करनी पड़ती। आपको पता होता है कि आप सेम इंडिविजुअल के ऊपर काम कर रहे हैं तो जो कंडीशंस हैं वो तकरीबन सेम रही हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे इंटरवेंशनल स्टडीज़। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा कि इंटरवेंशनल स्टडी क्या होती है। आप इन स्टडीज़ को ध्यान से पढ़ें जो मैंने कुछ चीज़ें बीच में छोड़ी हैं नहीं बताई डिटेल से नहीं मैं बता सका तो आपने ये बुक में तमाम चीज़ों को पढ़ना है लाइन बाय लाइन क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके साइनॉप्सिस पर्सपेक्टिव से भी और आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी। कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू क्लास।